दोस्तों, सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन यानी कि पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक। नंबर दो, नन पेंशनर्स एक्स सर्विसमैन यानी कि गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक। दोस्तों, पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 अप्रैल 2008 से चिकित्सा कवर यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी ईसीएचएस के रूप में आवश्यक रूप से लागू कर दी गई है, लेकिन यह सुविधा गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू नहीं है। जबकि गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक सेना सेवा के आरंभ से ही अनेक संगठनात्मक बाधाओं के कारण या उनकी घरेलू समस्याओं की वजह से उनको उनके स्वयं के अनुरोध पर सेना की सेवा अवधि से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया था। दोस्तों, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के साथ गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष रूप से वृद्धावस्था में बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे समय पर चिकित्सा व्यय यानी कि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंडिचर है गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को और गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है। दोस्तों, गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक यानी कि नन पेंशनर एक्स सर्विसमैन जिनके पास कोई पेंशन नहीं है और अन्य आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई अन्य आमदनी नहीं है, सिर्फ प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर के वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में यदि कैंसर या हृदय रोग जैसी बीमारी या गुर्दे की विफलता जैसी बीमारी उनको और परेशानी में और कठिनाई में डाल देती है, ऐसी स्थिति में संगठन की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उनकी बीमारी के इलाज में हर संभव आर्थिक सहायता करे, हर संभव उनकी मदद करे। इसी उद्देश्य के साथ उनको भूतपूर्व सैनिकों को नन पेंशनर एक्स सर्विसमैनों को सभी रैंकों के नन पेंशनर एक्स सर्विसमैनों को 1,50,000 रुपये गंभीर बीमारी के लिए एक समय पर दिए जाते हैं तथा 75,000 रुपये हर वर्ष इन गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिए जाते हैं, जो कि खर्च का जो बीमारी पे हुए एक्सपेंडिचर का 75% या 90% उनकी खर्चा के गणना के आधार पर निर्भर करता है। विस्तृत रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए आपको आवेदन कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस मुक्त सहायता का उद्देश्य सभी रैंकों के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को गंभीर बीमारी के इलाज में हुए खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस सहायता के लिए गंभीर बीमारियों की सूची में जो बीमारी अप्रूव हैं जैसे कैंसर, गुर्दे की विफलता, घुटने का प्रतिस्थापन और हृदय शल्य चिकित्सा जैसे गंभीर बीमारियों
सूचीबद्ध हैं उन्हें उन्हीं के लिए यह योजना लागू है। आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता 2 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। नंबर 1, सभी रैंकों के गैर पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को उन बीमारियों के लिए जो गंभीर बीमारी की लिस्ट में अप्रूव की गई हैं, जिसकी सीमा रुपये 1,50,000 एक बार दिए जाने के लिए रखी गई है। नंबर 2, सभी रैंकों के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को कैंसर तथा डायलिसिस की इलाज के लिए आर्थिक सहायता रुपये 75,000 यानी कि 75,000 रुपये प्रति वर्ष तक दी जाती है। दोनों श्रेणी के लिए उपचार की लागत का प्रतिशत गणना के अनुसार दिया जाएगा। एक गैर पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिक अधिकारी तथा उनकी विधवाओं के लिए कुल खर्च का 75%, जिसमें उपचार, अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा तथा दवाइयों का खर्चा आदि, लेकिन निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, गैर पेंशनभोगी अन्य रैंक तथा उनकी विधवाओं के लिए कुल व्यय का 90%, जिसमें चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती का खर्चा तथा दवाइयों का खर्चा आदि, लेकिन निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ सीरियस डिजीज यानी कि गंभीर रोगों की कौन कौन सी बीमारी हैं जिसके लिए ये योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली गंभीर बीमारियों की सूची में सबसे पहले है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। नंबर 1, CABG यानी कि डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व प्रतिस्थापन यानी कि वाल्व रिप्लेसमेंट, पेस मेकर प्रत्यारोपण, पेस मेकर इम्प्लांट, सेरेब्रल स्ट्रोक, प्रोस्टेट सर्जरी, जॉइंट प्रतिस्थापन यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, गुर्दे की विफलता यानी कि रेनल फेलर, उसके बाद में कैंसर। ये 10 प्रकार की बीमारी इस लिस्ट में अप्रूव की गई हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिजीज, अन्य बीमारियों का इलाज, यानी कि सूची में अप्रूव बीमारियों के अलावा अगर किसी अन्य बीमारी का आवेदन प्राप्त होता है तो उस आवेदन को DGAFMS यानी कि डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को भेज दिया जाता है उनके कमेंट्स और अनुमोदन यानी कि उनके रिकमेंडेशन के लिए। यदि वो उसको सही पाते हैं, सीरियस बीमारी की श्रेणी में अगर वो बीमारी आती है, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद उस आवेदन के पेमेंट के ऊपर विचार किया जा सकता है। गंभीर बीमारी अनुदान के आवेदन के लिए वेबसाइट www.ksb.gov.in को क्लिक करने पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट खुलेगी। सीरियस डिजीज ग्रांट वाली स्कीम पर पहुंचने के लिए वेलफेयर वाली विंडो को क्लिक करना है। उसके बाद 8 नंबर की योजना को सेलेक्ट करने पर गंभीर बीमारी अनुदान वाली योजना प्रदर्शित होती है। उसमें दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन, नियम आपको पढ़ने हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके से होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि पात्रता की शर्तें क्या हैं। आवेदक सभी रैंकों का नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ECHS का सदस्य नहीं होना चाहिए। AFMS की सुविधा नहीं लिया हुआ होना चाहिए, आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की सुविधा। संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र होना चाहिए। बैंक में खाता होना चाहिए। आवेदक को अस्पताल से डिस्चार्ज होने या डॉक्टर के अंतिम प्रिस्क्रिप्शन के 180 दिन के अंदर आवेदन प्रेषित किया हुआ होना चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड द्वारा अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन किया हुआ होना चाहिए। उपचार का बिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार तथा CGHS या ECHS द्वारा अप्रूव रेट के आधार पर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, यानी कि आपको आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा।
और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, ये सारी आपको आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को खोलना है, उसके बाद में ksb.gov.in साइट डालना है। उसके बाद में इस तरीके से पेज खोल करके आएगा। आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड वाली जगह को क्लिक करना है। उसके बाद में 3 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लॉगिन, रजिस्टर, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। आपको रजिस्टर को क्लिक करना है। रजिस्टर को क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का आवेदन फार्म है इस तरीके से खुल करके आएगा। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द गाइडलाइंस बैनर टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काइंडली फिल दी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भाग हैं, जिनको दोनों को भरने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर पहला है हु आर यू, यानी कि आप कौन है। 3 तरह के ऑप्शन हैं, ESM, सेल्फ, ऑफन और विडो। जो भी हैं आप इसको सेलेक्ट करना है। जैसे विडो है तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम वो डालना है। उसके बाद में सर्विस नंबर और ESM एक्स सर्विसमैन जो है उसका आर्मी नंबर डालना है। उसके बाद में डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग ESM आई कार्ड, क्या आपके पास में एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है, यस और नो 2 ऑप्शन है वो भरना है। उसके बाद में है आपका टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफ ESM, किस में आपने नौकरी की थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। आप उसको सेट कर देते हैं। आगे आप जाएंगे रैंक ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स भूतपूर्व सैनिक का रैंक क्या था उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो सारी रैंक आ जाएंगी। जो भी रैंक था वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आगे है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सेट करना है। उसके बाद में डेट ऑफ एनरोलमेंट, भर्ती की तारीख क्या थी वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप जो है आगे आएंगे तो इसको सेट करने के बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि डेट ऑफ जो रिटायरमेंट की डेट क्या थी उसको भी इसी तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद में आप आगे आएंगे तो उसके बाद में डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सैनिक है उसकी मृत दिनांक यानी कब उसकी डेथ हुई थी वो आपको डालना है। उसके बाद में फादर नेम, पब्लिक हस्बैंड नेम जो भी है वो भरना है। उसके बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये डालना है। ध्यान रहे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होना चाहिए। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप आते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर एड्रेस है, सबसे पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड नेम, टाउन, विलेज, सिटी। उसके बाद में स्टेट कौन सा है वो आपको सेट करना है। उसके बाद में जैसे ही स्टेट सेट करेंगे तो उसके बाद आगे है डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जितने भी उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे, वो आपको सेट करना है। उसके बाद में आपका कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पिन कोड जो भी है आपको वो डालना है। उसके बाद में आपका बैंक का डिटेल है, सबसे पहले है नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, जो भी बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको डालना है। उसके बाद में कौन सी बैंक है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको आपको सेट करना है। उसके बाद में ब्रांच कौन सी है वो आपको डालना है, जो भी ब्रांच है वो डालने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अकाउंट नंबर, IFSC कोड। उसके बाद में पेंशनर हैं या नॉन पेंशनर हैं, अगर पेंशनर हैं तो उसमें आपका PPO नंबर का ऑप्शन खुलेगा, वो PPO नंबर डालना है। यदि नॉन पेंशनर हैं तो आपको PPO नहीं खुलेगा। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन कोड, यानी कि जो कैप्चा है वो आपको डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन एक मैसेज आएगा, जिसको आप क्लिक करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसी मेल में आपका लॉगिन ID और पासवर्ड भी आएगा। आवेदन आपको कैसे करना है ये सारी जानकारी आप देखेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल चाहिए, ये सारी जानकारी आप आगे वीडियो में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में ईमेल पर प्राप्त लॉगिन ID और पासवर्ड को रीसेट करना है और फिर आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए दोबारा वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन वाली जगह पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा, उसको निर्देशानुसार भरना। आवेदन आपका 3 पार्ट्स में है जो इस प्रकार है।
जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम भरना है। उसके बाद आपका सर्विस नंबर यानी कि एक्स सर्विसमैन का जो आर्मी नंबर है वो भरना है, आधार कार्ड नंबर भरना है और रैंक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जैसे सेलेक्ट करेंगे वो रैंक आ जाएगी, रैंक भरना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों तरह की डेट्स लिखनी है आपको, यानी कि आपका जो है भर्ती की तारीख, आपके रिटायरमेंट की तारीख और आपका जन्मदिन। उसके बाद डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि विधवा यानी कि विडो अप्लाई कर रही हैं तो इसमें डेट डालनी है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद रीजन फॉर डिस्चार्ज, जो आपके डिस्चार्ज में लिखा होगा वो आपको भरना है। उसके बाद में करेक्टर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, क्या आपका करेक्टर था डिस्चार्ज के समय, वो भरना है। उसके बाद आप जो है इफ़ री एम्प्लॉयड इनकम देयर फ्रॉम री एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं जो है नौकरी कर रहे हैं तो उससे कोई अगर आपकी इनकम है तो वो आपको भरनी है, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका सेलेक्ट योर राज्य सैनिक बोर्ड, आपका राज्य सैनिक बोर्ड कौन सा है आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं वो आ जाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट योर जिला सैनिक बोर्ड, आपका उस राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर कितने जिले जो आपके जिला सैनिक बोर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे, जो भी है आपको उसको टिक करना है। उसके बाद में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, वो सारी जो है डिटेल भरनी है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो है टेलीफोन नंबर है, उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ भरनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका इज़ योर बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड, क्या आपका जो अकाउंट है क्या वो आधार कार्ड के लिंक है, उसको आपको है तो टिक करना है। उसके बाद में नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में कौन सी बैंक है वो आपको भरनी है। उसके बाद में बैंक का जो प्लेस यानी कि बैंक कहाँ पर है वो आपको बैंक ब्रांच का जगह लिखना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर के बाद में आपको IFSC कोड डालना है। उसके बाद अगर कोई और आपको जानकारी है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी जो आपका जो जगह बनी हुई है इसमें भरना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। एड अर्लियर ग्रांट डिटेल, अगर आपने पहले को इस योजना या कोई और योजना के अंतर्गत कोई पैसा लिया है तो वो आपको भरना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद पार्ट 3 में जब आप आएंगे तो इसमें नेचर ऑफ सीरियस डिजीज़ कौन सी हैं, जो भी बीमारी हैं उसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ये जगह है, जिसमें कंप्लीट सर्विस डिस्चार्ज बुक यानी कि पूरी आपकी जो डिस्चार्ज बुक है उसके सारे पेजों को आपने इसमें अपलोड करना है। अगर किसी भी पेज में एक कटिंग या ओवर राइटिंग है तो आपको जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से स्टैंप लगा करके उसको प्रमाणित करवाना है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ESM और विडो, यानी कि जो जिला सैनिक बोर्ड से आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है उसको आपको अपलोड करना है। ओरिजिनल मेडिकल बिल्स ड्यूली काउंटरसाइंड बाय अटेंडिंग डॉक्टर, जो भी आपके बिल हैं मेडिकल बिल हैं उसको भी आपको इसमें अपलोड करना है। हॉस्पिटल एडमिशन डिस्चार्ज रिपोर्ट ड्यूटी काउंटरसाइंड बाय हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो भी डिस्चार्ज के जो कागज़ हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा साइन किए हुए होना चाहिए, वो अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो है a certificate from applicant that he or she has not taken any grant from state government or present employer or if in the form of reimbursement of medical allowance, यानी कि आप जो आवेदक है उसने राज्य से या जहाँ पे अगर वो नौकरी कहीं कर रहे हैं तो उससे या कहीं और से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता इस बीमारी के लिए रिइंबर्समेंट करके नहीं ली है, ऐसा सर्टिफिकेट को आपने साइन करके इसमें अपलोड करना है। उसके बाद में डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट ये भी सब डालना है आपको, वो भी जो यानी कि बैंक का पहले पासबुक का पहला पेज या फिर कैंसिल किया हुआ चेक, दोनों में से एक चीज़ को अपलोड करना है। जब ये सब चीज़ अपलोड हो जाती हैं तो आपको टिक करना है कि आई अंडरस्टैंड दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस मेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सीरियस डिजीज only and I have not legally right on the amount requested for the spent by me on medical treatment. I solemnly declare that I have not received any financial assistance
on grant of reimbursement of medical expenses from government, current employer, or any other agencies, I hereby declare that information furnished personal application can come financial condition report is correct to the best of my knowledge। इसको ये जो सर्टिफिकेट नीचे लिखा हुआ है, इस सर्टिफिकेट को आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। सबसे पहले प्रिंट, सेव एंड फॉरवर्ड और कैंसिल। इसमें से सबसे पहले आपको प्रिंट लेकर के आपको पूरे आवेदन को चेक करना है कि ये आवेदन जो मैंने भरा है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो उसके बाद में सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है, या फिर आपका आवेदन आगे चला जाएगा। आपका आवेदन सबमिट करने के बाद में किस किस एजेंसी के पास जाता है, उस एजेंसी का क्या काम है, क्या एजेंसी की कार्रवाई होती है, कितना समय लगता है, ये सारी जानकारी इस एप्लीकेशन ऑथराइजेशन फ्लो यानी कि आवेदन प्राधिकरण प्रवाह के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आवेदक द्वारा पंजीयन के बाद में आवेदन भर करके प्रस्तुत करना है, यानी कि जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो जाता है उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास जाता है। जिला सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करता है, आवेदन का सत्यापन करता है, और अगर आपका आवेदन सही है तो वो आगे अनुशंसा करके यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देता है। अगर आपके आवेदन में कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो आपको SMS के माध्यम से या आपको ईमेल पे मेल भेज करके आपको फ़ोन करके बताएगा। आवेदक का काम है कि 30 दिन के अंदर अपने आवेदन में सुधार करके त्रुटियों को ठीक करके और दोबारा सबमिट करना है। 30 दिन के अंदर आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा वो सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास में जाएगा। सैनिक बोर्ड का यूज़र दोबारा लॉगिन करेगा, आवेदन का सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर अनुशंसा यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देगा। जिला सैनिक बोर्ड एडमिन के पास में आपका आवेदन प्राप्त होगा। जिला सैनिक बोर्ड का एडमिन आपके आवेदन का लॉगिन करेगा, आवेदन का सत्यापन करेगा, आवेदन को सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करके यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देगा। इसके लिए आपके जिला सैनिक बोर्ड के पास में 7 दिन का कार्य दिवस यानी कि 7 वर्किंग डेज का टाइम होता है। उसके बाद आपका आवेदन राज्य सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास में जाता है। राज्य सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करेगा, आपके आवेदन का सत्यापन करेगा, आपके आवेदन को सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करके यानी कि रिकमेंड करके उसको आगे भेज देगा। उसके बाद आपका आवेदन राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास जाता है। राज्य सैनिक बोर्ड का एडमिन आपके आवेदन का लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा और आपका आवेदन यदि सही है तो आपको आगे भेज देगा, अनुशंसा करके आगे भेज देगा। उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के यूज़र के पास में जाएगा। सैनिक बोर्ड का यूज़र लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा और आपके आवेदन को सही पाए जाने पर उसको रिकमेंड करके आगे भेज देगा। उसके बाद आपका आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास प्राप्त होता है। सैनिक बोर्ड का एडमिन आपके लॉगिन करेगा, आवेदन का सत्यापन करेगा, आवेदन को सही तरीके से चेक करेगा और अगर आपका आवेदन सही है तो उसको अनुमोदित कर देगा यानी कि उसको अप्रूव कर देगा। इस योजना के तहत आवेदनों की स्वीकृति हर महीने की जाती है। इसके बाद आपका जो आवेदन है वो फाइनेंशियल सैंक्शन यानी कि वित्तीय स्वीकृति के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी के पास में जाएगा। सक्षम प्राधिकारी 45 दिन के अंदर आपके आवेदन की स्वीकृति करके पैसा मंजूर करके और आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड के खाता अनुभाग यानी कि जो अकाउंट सेक्शन है उसको भेज देगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो अकाउंट सेक्शन है वो NEFT के माध्यम से पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। आप इसके बाद आपका जो अकाउंट सेक्शन है वो 7 कार्य दिवस के अंदर जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेलफेयर सेक्शन है उसको सूचित करेगा और जो जॉइंट डायरेक्टर अकाउंट हैं
वो वेबसाइट पर पेमेंट की डिटेल अपडेट कर देते हैं। ध्यान रहे, पात्र होने पर ही आवेदन को सही तरीके से जांच करने के बाद ही सेव और सबमिट करना है, यानी कि आपको आगे भेजना है। क्योंकि आवेदन कहीं से भी भरा जाए, किसी के द्वारा भी भरा जाए, लेकिन सत्यता यथार्थता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होती है। यदि गलत और अपात्र पाए जाने पर दोषी भूतपूर्व सैनिक को योजना से वंचित कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसका पहचान पत्र वापस लिया जा सकता है। आशा है पात्र नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिनको इस योजना की केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही इस आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आवेदन कर पाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, किसी भी तरह की समस्या बताने के लिए, किसी भी तरह के आपके सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो अपने दोस्तों तक भेजें, अपने साथियों को भेजें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।